देखो, जो पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र का जो भाग है अपन ने पहला भाग जो था वो था नासा, बाह्य नासा छिद्र। दूसरा भाग जो था वो था नासा गुहा, और तीसरा बाह्य आंतरिक नासा छिद्र। और आंतरिक नासा छिद्र कहाँ खुलता है? ये खुलता है नासा ग्रसनी में, और नासा ग्रसनी जो है ये खुलती है किसमें? कंठ ग्रसनी में। ये अपना हो गया था। तो अपन ने बाह्य नासा छिद्र जो है, उसके बाद में नासा गुहा के 3 पार्ट थे। उसके बाद में नासा गुहा आंतरिक नासा छिद्रों के माध्यम से कहाँ खुलती है? नासा ग्रसनी में खुलती है। और उसके बाद में कंठ ग्रसनी, और कंठ ग्रसनी जो है वो कहाँ खुलती है? कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो खुलता है कंठ में, लैरिंग्स जिसको कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंठ के बारे में या लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स। तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो कौन सा है? लैरिंग्स। कंठ की बात करेंगे तो कंठ जो है एक त्रिभुजाकार संरचना होती है। ये है त्रिभुजाकार संरचना होती है जो 4 उपास्थियों या 3 बोल सकते हैं, 3 उपास्थियों द्वारा बना होता है। तो ये किसके द्वारा बना होता है? उपास्थियाँ जो होती हैं उनके द्वारा बना होता है, जिसमें 3 उपास्थियाँ होती हैं। कौन कौन सी उपास्थि होती है? पहली होती है थायराइड उपास्थि, और दूसरी जो होती है ये होती है क्रेकॉइड उपास्थि, और तीसरी जो होती है ये होती है, जो तीसरी उपास्थि जो है वो आर्टिनोइड उपास्थि है। आर्टिनोइड उपास्थि। अब देखो यहाँ पर ये थायराइड उपास्थि की बात करते हैं, ये संख्या में कितनी होगी? 1 होगी। और क्रेकॉइड उपास्थि जो है ये भी संख्या में कितनी होगी? 1 होगी। और ये आर्टिनोइड उपास्थि जो है ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। पहली बात, 3 उपास्थि है, थायराइड उपास्थि, क्रेकॉइड उपास्थि और आर्टिनोइड उपास्थि है, जिनके द्वारा कंठ का निर्माण होता है। अब ये उपास्थि जो है थायराइड उपास्थि ये सबसे बड़ी होती है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी होती है। और इसकी बात करते हैं तो ये है सबसे छोटी होती है। तो ये उपास्थि जो है ये क्या काम करती है? अब ये देखो, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से होगी। ज़्यादातर भाग जो है वो इसी उपास्थि के द्वारा क्या होगा? गिरा हुआ होगा। इस तरीके से ये भाग बनाता है। यहाँ पर ये कंठ का ये थायराइड उपास्थि है। तो थायराइड उपास्थि जो है यहाँ पर जो कंठ है उसका अपन को ऊपर का भाग, मध्य का भाग और नीचे की तरफ एक रिंग के रूप में क्या करती है? ये थायराइड उपास्थि होती है। तो ये क्या करता है? फ्रंट से भी सहारा प्रदान करती है और नीचे की तरफ भी क्या कर देती है? इसको सहारा प्रदान करती है। किसको? कंठ को।
उसके बाद में अगर अपन क्रेकोइड उपास्थि की बात करते हैं तो क्रेकोइड उपास्थि जो होती है ये कहाँ पाई जाएगी, इसी के नीचे इस तरीके से संपूर्ण भाग में पाई जाती है। ये क्रेकोइड उपास्थि तो कंठ जो इसका ये त्रिभुजाकार होती है और ये दो जो होंगी दोनों ये पीछे की तरफ करती हैं, अर्थात ये पीछे से क्या प्रदान करती है, सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये दो त्रिभुजाकार उपास्थि पीछे की तरफ से सहारा प्रदान करती हैं। तो ये दोनों उपास्थि कहाँ होती है, पीछे। जैसे मान लो अपन इसको ये घूम के इस तरीके से अगर भाग बना लें, अगर अपन देखो, अगर ये उपास्थि मान लेते हैं, ये उपास्थि है, तो ये जो थायराइड उपास्थि इस तरीके से होगा, ये अपना कंठ जो यहाँ से होगा, तो यहाँ पर ये जो पूरा भाग है, यहाँ से ऊपर का भाग, नीचे का भाग और ये मध्य का भाग, तो कौन सी उपास्थि से बनेगा, थायराइड उपास्थि से। और नीचे की जब जो पूरी रिंग है, मान लो ये जो है, ये पूरी रिंग जो है वो किसकी बनेगी, यहाँ पर ये क्रेकोइड उपास्थि की। और जो ये जो है आरेक्नोइड उपास्थि जो है ये कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये पीछे की तरफ जैसे ये मुड़ के कहाँ आएगी, ये पीछे की तरफ जैसे अपन इसको मोड़ देते हैं तो ये यहाँ पर इस तरीके से पीछे से क्या करेगी, सहारा प्रदान करेगी। ज़्यादातर भाग कौन सी उपास्थि का बना हुआ है, थायराइड उपास्थि का। मध्य जो क्रेकोइड उपास्थि जो है, नीचे की जो रिंग है, अर्थात थायराइड उपास्थि के नीचे की तरफ के जो रिंग का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, क्रेकोइड उपास्थि के कारण होता है। अरेक्नोइड उपास्थि जो है पीछे की तरफ से क्या प्रदान करती है, इसको सहारा प्रदान करती हैं। इस तरीके से किसका निर्माण होता है, कंठ का निर्माण होता है, पहली बात। दूसरी बात, कंठ जो है वो किसका काम करता है, ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य भी करेगा। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, वॉइस कॉर्ड पाए जाते हैं। इसमें वॉइस कॉर्ड भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, वॉइस कॉर्ड पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, हमको बोलने में सहारा प्रदान करता है, तो बोलने का कार्य करते हैं। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तब तो, अब देखो ये सपोज करो यहाँ पर ये कंठ है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, त्रिभुजाकार वॉइस कॉर्ड पाए जाते हैं। ये क्या है, वॉइस कॉर्ड। अब जैसे हम वायु को लेते हैं, वायु जब अंदर जाती है तो अंदर जाते हैं तो इनमें क्या होता है कि से ये संकुचित होते हैं। संकुचित होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, फैल जाते हैं। और फैलने के कारण ये छिद्र क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण वायु कहाँ पहुँच जाती है, अंदर पहुँच जाती है। परंतु जैसे हम वायु को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालते ही इनमें क्या होगा कि ये फैलेंगे और फैलने के कारण ये छिद्र क्या हो जाएगा, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे। उस कंडीशन में तो जब अपन ने अंदर ली थी जब तो इनमें शीतलन था, शीतलन के कारण ये छिद्र चौड़ा था, परंतु जब बाहर निकालेंगे जब इनमें क्या होगा, संकुचन होगा और संकुचन होते ही ये कहाँ आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। पास में आ जाएंगे तो ये छिद्र जो है ये क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। और सकरा होने के कारण अब इनमें ये जो क्या है, वॉइस कॉर्ड है, और इन वॉइस कॉर्ड में से होकर छिद्र में से जितना बारीक छिद्र होगा, जैसे वायु बाहर निकलेगी तो क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, तो हम जब कभी भी बोलते हैं तो अंदर जो वायु ली जाती है उससे नहीं बोलते हैं, किससे बोलते हैं, वायु जो बाहर निकलती है उसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो है ये क्या है, वॉइस कॉर्ड। तो कंठ जो है, इस कंठ का काम क्या है, एक तो ध्वनि उत्पन्न, अर्थात हम बोलते हैं, ये मनुष्य जो होता है उस मनुष्य में सबसे अधिक विकसित होते हैं। तो मनुष्य जो है ऐसा प्राणी है जो क्लियर बोल पाता है।
क्लियर। तो वॉइस कॉर्ड जो होते हैं मनुष्य के अंदर सबसे अधिक विकसित होंगे, कहाँ पाए जाते हैं, कंठ में पाए जाते हैं। जब वायु को अंदर ली जाती है, जब वायु अंदर ली जाती है तो इनमें शीतलन होता है, शीतलन के कारण ये छिद्र जो होगा ये क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। जैसे ही वायु बाहर निकलती है इनमें संकुचन होगा, संकुचन के कारण जब इस छिद्र से होकर वायु गुजरती है तो इनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, और कंपन के कारण क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर। तो यहाँ पर थायराइड उपास्थि, क्रिकोइड उपास्थि, अरेक्नोइड उपास्थि जो है ये कंठ का निर्माण कर रही है। तो ज़्यादातर भाग जो है कंठ का वो बना रही है, वो कौन बना रही है, थायराइड उपास्थि। थायराइड उपास्थि के कारण नीचे की रिंग जो है वो किसके कारण, तो और दूसरी बात देखो, ये थायराइड उपास्थि जो है ऊपर की तरफ अतिवृद्धि, अंदर की तरफ अतिवृद्धि करके एक अन्य द्विपालित संरचना का क्या करती है, यहाँ पर ये सपोज करो एक द्विपालित संरचना जो है इस तरीके से एक द्विपालित संरचना का क्या करती है, निर्माण। थायराइड उपास्थि जो है अंदर की तरफ अतिवृद्धि करके एक द्विपालित संरचना का निर्माण करती है, और इसी संरचना को क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस का क्या काम होगा, इस छिद्र को बंद करने का। जो श्वास नली जो अपन जो इस कंठ की बात कर रहे हैं, तो कंठ का जो छिद्र है वो क्या कहलाएगा, ग्लोटिस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्योंकि अपने यहाँ पर जो है जो गले में दो नलिकाएं साथ में हैं, एक तो क्या है कि जो पीछे की तरफ है वो तो क्या है, हार्नाल का छिद्र, ग्लट जिसको कहा जाता है, और बाहर की तरफ जो है इस तरीके से दो ओपनिंग है। तो ये ओपनिंग जो है ये तो किसकी है, ये तो है श्वास नली। अगर अपन इसको दोनों नलियों को इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो आगे की तरफ जो नली है वो तो क्या है, श्वास नली, और श्वास नली के छिद्र को क्या कहेंगे, ग्लोटिस। पीछे की तरफ जो छिद्र है वो किसका, हार्नाल का, और हार्नाल के छिद्र को क्या कहेंगे, ग्लट। तो यहाँ पर जो है थायराइड उपास्थि के कारण जो अतिवृद्धि का निर्माण हुआ है जिसे क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस कहा जाता है। और ये तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ये है थायराइड उपास्थि की अंदर की तरफ अतिवृद्धि के कारण निर्मित होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसका काम क्या होता है, ये है क्या करेंगे, जब अपन भोजन को अंदर निगलते हैं उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि एपिग्लोटिस जो है, इस ग्लोटिस जो अर्थात ग्लोटिस जो छिद्र है श्वास नली का उसको बंद करने का कार्य करता है। तो इसका काम क्या हो जाएगा, इसका काम ये है, भोजन निगलते समय श्वास नली के छिद्र, क्या नाम है उसका, ग्लोटिस को बंद करने का कार्य करता है। तो ये क्या काम करेगा, जब अपन जब भोजन को निगलते हैं तो भोजन को निगलने की क्रिया और श्वास लेने की क्रिया दोनों में के एक टाइम एक ही क्रिया होगी। या तो अपन श्वास को निगल सकते हैं अर्थात वायु को अंदर ली जा सकती है, या भोजन को, ऐसा नहीं कि एक साथ अपन भोजन भी निगल रहे हैं और सांस भी अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर गलती से श्वास नली में कोई भोजन का टुकड़ा चला जाता है तो अपन को क्या आ जाती है, तुरंत छींक आ जाती है, और छींक आने के साथ ही वो भोजन जो अंदर गया श्वास नली में वो नाक या मुंह से क्या आ जाएगा, तुरंत बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्या काम करता है, जब भोजन निगलते हैं तो ग्लोटिस को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, कौन, एपिग्लोटिस। और जब अपन श्वास लेते हैं, श्वास लेते टाइम ये क्या करता है कि हार्नाल का छिद्र बंद हो जाता है और श्वास नली के छिद्र को क्या कर देता है, खोल देता है। तो उसके बाद में अगर कंठ देखते हैं, यहाँ पर कंठ जो अपन बनाते हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पर
इस तरीके से यहाँ पर अगर ये देखो, ये तो थायराइड उपास्थि हो गई। ज़्यादातर भाग किसका बना हुआ है? थायराइड उपास्थि का बना हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर ये रिंगनुमा संरचना जो है नीचे की तरफ, ये कौन सी उपास्थि है? ये क्रेकॉइड उपास्थि। और जो एरेक्नॉइड उपास्थि है ये कहाँ है? पीछे की तरफ। और यहाँ पर एक क्या पाई जाएगी? एक संरचना पाई जाती है, द्विपालिक संरचना। और ये द्विपालिक संरचना क्या कहलाती है? इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से द्विपालिक संरचना ये क्या कहलाती है? एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस, और इसके नीचे अभी क्या आ जाएगी? श्वास नली आएगी, नहीं आएगी? तो ये जो है ये है कंठ। तो ये भाग जो है ये तो क्या है? एपिग्लॉटिस। ये तो क्या है? एपिग्लॉटिस। ये क्या है? थायराइड उपास्थि। और ये कौन सी उपास्थि है? क्रेकॉइड उपास्थि। तो ये तीनों भाग किसके हैं? कंठ के। तो कंठ जो है ये क्या काम करता है? और इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? वॉइस कॉर्ड पाए जाते हैं। और वॉइस कॉर्ड जो है वो क्या काम करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। क्लियर? तो बाह्य नासा छिद्र कहाँ खुलेगा? नासा गुहा में। नासा गुहा के कितने भाग बताए थे अपन ने? 3 भाग बताए थे। कौन कौन से थे? एक तो सबसे बाहरी भाग जो था वो कौन सा भाग था? वेस्टिब्यूल। उसके बाद में दूसरा जो भाग जो था यहाँ पर कौन सा? रेस्पिरेटरी चैम्बर। और तीसरा जो अंतिम भाग जो था वो कौन सा था? ऑल्फैक्टरी चैम्बर था। उसके बाद में आंतरिक नासा छिद्र के माध्यम से ये कहाँ खुलेगा? नासा ग्रसनी में। और नासा ग्रसनी कंठ ग्रसनी में। और कंठ ग्रसनी जो है वो कहाँ खुलती है? कंठ के अंदर खुलती है। और कंठ के अंदर अर्थात कंठ का जो छिद्र होता है उस छिद्र को क्या कहा जाता है? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर अर्थात एक पत्तीनुमा द्विपालिक संरचना पाई जाती है जिसका निर्माण किससे होता है? थायराइड उपास्थि की अंदर की तरफ अतिवृद्धि के कारण होता है। और अब देखो कंठ, ये जो पूरी संरचना है ये क्या है? कंठ या लैरिंग्स जिसको बोलते हैं, जिसमें वॉइस कॉर्ड भी पाए जाते हैं। और ये वॉइस कॉर्ड क्या काम करते हैं? ध्वनि को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। कैसे करेंगे? समझा दिया मैंने कि जब वायु बाहर निकलती है तो बाहर निकलेगी तो इनमें क्या होगा? खिंचाव होगा। और खिंचाव के कारण ये छिद्र जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब वायु इसके अंदर से या वॉइस कॉर्ड के अंदर से निकलती है तो इनमें क्या उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा। और उसी कंपन के कारण क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें वॉइस कॉर्ड जो है अत्यधिक क्या होते हैं? विकसित होते हैं, जिसके कारण मनुष्य स्पष्ट बोल सकता है। क्लियर? तो ये किसकी बात थी? कंठ की। अब कंठ कहाँ खुलेगा? तो कंठ जो खुलेगा यहाँ पर एक नलिका नोमी संरचना है जिसको क्या कहा जाएगा? श्वास नली, जो कहाँ पाई जाती है? जो अपने गले से को कहाँ से जोड़ने का काम करती है? कंठ से जोड़ने, अर्थात लंग्स जो है उस लंग्स को किससे जोड़ने का काम कर रही है? ये कंठ से जोड़ने का काम कर रही है। तो कंठ कहाँ खुल रहा है? श्वास नली में। और श्वास नली आगे जाकर कितने भागों में बढ़ जाएगी? 2 भागों में, जिनको क्या कहेंगे? श्वसनी कहेंगे। तो राइट श्वसनी जो है राइट लंग्स में चला जाएगी। और लेफ्ट श्वसनी जो है वो कहाँ चले जाएगी? लेफ्ट लंग्स के अंदर चले जाती है। क्लियर? तो कंठ क्लियर हो गया सबको। कंठ जो अपना पार्ट जो है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जो पार्ट चलेगा अपना कौन सा चलेगा? श्वास नली और श्वसनी। अर्थात श्वास नली के बारे में पढ़ेंगे। ये श्वास नली क्या काम करती है कि जो कंठ को किससे जोड़ती है? लंग्स से जोड़ेगी। इसकी दूसरी बात, जो कंठ जो होती है इसमें क्या पाई जाती है? सीलिएटेड एपिथीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा यहाँ पर? पक्षमाभी उपकला ऊतक, पक्षमाभी उपकला ऊतक पाया जाता है।
और साथ में क्या होती है, श्लेष्मा उपकला भी होगी। तो श्लेष्मा और पक्षमाभि के कारण, श्लेष्मा के कारण जितने भी धूल के कण, सूक्ष्म कण अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, और पक्षमाभि के, पक्षमाभ के कारण उस श्लेष्मा को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। कभी कभार अपन देखते हैं अपने मुंह में कफ आ जाता है, आता नहीं आता, तो कफ के साथ अब वो कफ कहाँ जाएगा, या तो उसको अपन बाहर निकाल देंगे, या कहाँ जाएगा, वो ग्रसनी के माध्यम से ईसोफेगस में चला जाएगा, अर्थात वो कहाँ पहुँच जाएगा, अपने आमाशय के अंदर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर क्या पाई जाएगी, पक्षमाभि उपकला ऊतक पाया जाएगा, और जो श्वास नली अपन पढ़ेंगे इसमें भी क्या पाया जाएगा, पक्षमाभि उपकला ऊतक पाया जाता। क्लियर? तो अपन ये काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।